मूवी की शुरुआत 22वीं शताब्दी से होती है, जहां ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के बढ़ते स्तर ने तटीय शहरों को नष्ट कर दिया है, जिससे दुनिया की आबादी कम हो गई है और खराब जलवायु होने के कारण वैश्विक अकाल पड़ चुका है। इसलिए यहाँ की सरकार ने बच्चा पैदा करने के लिए प्रेगनेंसी लाइसेंस लागू कर दिया ताकि ओवर पॉपुलेशन को रोका जा सके। इसके बाद इंसानों की कमी को पूरा करने के लिए साइंटिस्टों ने मेका नाम के रोबोटों की एक सीरीज बनाई, जिन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों की तरह ज़्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं होती है। इन मेकाओं का इन्वेंशन प्रोफेसर हॉबी नाम के एक साइंटिस्ट ने किया होता है, जो एक कॉन्फ्रेंस में एक फीमेल मेका के पास जाता है। ये मेका दिखने में एकदम इंसानों जैसी ही होती है और ये इंसानों की बातों को समझकर उसका जवाब भी दे सकती थी। प्रोफेसर हॉबी बताता है कि इन मेकाओं को डैमेज या पेन पर रिएक्ट करने और इंसानों की तरह डैमेज के कारण से बचने के लिए याद रखने के लिए प्रोग्राम किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से ये मेका ह्यूमन इमोशनल की नकल नहीं कर पाती है। इसके बाद प्रोफेसर हॉबी कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों को बताते हैं कि जल्द ही वो एक रोबोट बच्चा बनाने वाले हैं, जिससे अपने माता पिता से प्यार करने के लिए प्रोग्राम किया जाएगा। वो बताते हैं कि इन रोबोटों को उन लोगों के लिए बनाया जाएगा जो बच्चों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उन्हें बच्चा पैदा करने का लाइसेंस नहीं मिल पाया है। इस प्रेजेंटेशन के 20 महीने बाद हेनरी और उसकी वाइफ मोनिका अपने बेटे मार्टिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। मार्टिन को एक रेयर बीमारी होती है जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता है, इसलिए इलाज मिलने तक मार्टिन को एक स्लीपिंग चैम्बर में सस्पेंडेड अवस्था में रखा गया होता है। मार्टिन के डॉक्टर को मोनिका की बहुत चिंता होती है, क्योंकि मोनिका को अभी भी मार्टिन के ठीक होने की उम्मीद होती है और वो अक्सर अपने बेटे की जांच करने आती रहती है। इसलिए मार्टिन का डॉक्टर हेनरी से मोनिका को इस दुख से बाहर निकालने के लिए उसकी मदद करने की सलाह देता है, ताकि ऐसा करने से उसकी वाइफ को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। इसके बाद हेनरी साइबरट्रॉनिक्स के बीटा टेस्टिंग के लिए अप्लाई करता है और प्रोफेसर हॉबी द्वारा उसे अपने लेटेस्ट इन्वेंशन डेविड नाम के एक चाइल्ड मेका का टेस्ट करने के लिए चुना जाता है। यह रोबोट एक प्रोटोटाइप मेका चाइल्ड होता है, जिसे प्यार का अनुभव करने के लिए प्रोग्राम किया गया होता है। हेनरी जब उस रोबोट को लेकर अपने घर पे जाता है तो उसकी वाइफ मोनिका बहुत गुस्सा होती है और उससे बहस करते हुए कहती है कि वो अपने बेटे की जगह किसी रोबोट को नहीं देना चाहती, इसलिए वो डेविड को अपने साथ अपने घर में रखने से मना कर देती है, क्योंकि उनका बेटा अभी भी जिंदा है। इसके बाद हेनरी मोनिका को बहुत समझाता है और डेविड को अपने घर में रखने के लिए मना लेता है। मोनिका का मन बदलने के बाद हेनरी उसे बताता है कि अगर हमें डेविड को अपने पास रखना है तो कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, जिसमें तुम्हें डेविड को एक्टिवेट करने के लिए 7 पार्टिकुलर वर्ड से एक इनप्रिंटिंग प्रोटोकॉल डेविड के सामने बोलना होगा, जिसके बाद डेविड उनके प्रति वफादार हो जाएगा, जैसे एक रेगुलर चाइल्ड अपने माता पिता से प्यार करते हैं। हेनरी मोनिका को बताता है कि इनप्रिंटिंग अपरिवर्तनीय है, जिसका मतलब यह है कि अगर हमने कभी भी डेविड को वापस करने का फैसला किया तो डेविड को हमेशा के लिए डिसमेंटल कर दिया जाएगा, क्योंकि डेविड के एक्टिवेट होते ही उसके प्यार पे मोहर लग जाएगी और हम हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन जाएंगे। और इसी वजह से इम्प्रिंटिंग के बाद किसी भी मेका चाइल्ड को दोबारा से नहीं बेचा जा सकता है। वो बताता है कि यदि माता पिता इसे न रखने का फैसला करते हैं तो इसे डिसमेंटल करने के लिए साइबरट्रॉनिक्स को वापस करना होगा। हेनरी मोनिका को बताता है कि जब तक वो डेविड को अपने पास रखने के लिए श्योर ना हो जाए तब तक वो डेविड को इम्प्रिंटिंग ना करे। इसके बाद शाम को मोनिका और हेनरी डेविड को मार्टिन के पुराने कमरे में ले जाते हैं। डेविड उनके साथ रहने और उन्हें खुश करने के लिए बहुत ही बेताब होता है, लेकिन मोनिका हमेशा ये याद रखती है कि डेविड उसका असली बेटा नहीं बल्कि एक रोबोट है। अगली सुबह डेविड प्यार भरी नज़रों से मोनिका को नाश्ता बनाते हुए देखता है, लेकिन मोनिका उसे नज़रअंदाज कर देती है। मोनिका डेविड को कितना भी नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है, फिर भी वो पूरे दिन मोनिका को काम करते हुए देखता रहता है। मोनिका डेविड को ऐसा करते हुए देखकर बहुत निराश हो जाती है और उसे एक अलमारी में बंद कर देती है। कुछ देर के बाद मोनिका को गिल्टी फील होने लगती है और वो डेविड को अलमारी से निकाल कर उसे बताती है कि वो उसके साथ लुका छिपी खेल रही है। इसके बाद मोनिका जब बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है तो डेविड अचानक बाथरूम का दरवाजा खोल देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मोनिका वहाँ पर छिपी हुई है। शाम को डिनर करते समय डेविड जब अपने माता पिता को खाते हुए देखता है तो वो हेनरी की नकल करने के लिए खाली गिलास से पानी पीने का नाटक करता है, और जब मोनिका के पास्ता खाने के तरीके को देखता है तो उसकी भी नकल करता है। फिर जब मोनिका के होठों में नूडल्स फंस जाते हैं तो ये देखकर डेविड हंसने लगता है और डेविड को हंसता देखकर मोनिका और हेनरी भी हंसने लगते हैं। इसके बाद रात में जब मोनिका डेविड को सुलाने के लिए बिस्तर पर ले जाती है तो उसकी देखभाल करती है जैसे कि वो उसका असली बेटा हो। हालांकि ऐसा करने से उसे हॉस्पिटल में भर्ती हुए अपने बेटे की याद आ जाती है और वो रोने लगती है। अगली सुबह मोनिका ये सोचने लगती है कि उसे मार्टिन की याद से निपटने के लिए डेविड की जरूरत है, इसलिए वो डेविड के सामने इम्प्रिंटिंग प्रोटोकॉल को शुरू करने का फैसला करती है। जब वो डेविड के प्यार को जगाने वाले कोड को बोलकर समाप्त करती है तो डेविड का चेहरा एकदम से नरम हो जाता है और वो पहली बार मोनिका को मॉम कहता है। इसके बाद डेविड मोनिका के गले से लग जाता है, जिससे मोनिका उससे पहले से भी अधिक अटैच हो जाती है। फिर एक रात मोनिका हेनरी के साथ एक कार्यक्रम में जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो रही होती है, जहाँ पर हेनरी उसे डेविड के प्रति अफेक्शन को देखकर बहुत चिंतित होता है और मोनिका को याद दिलाता है कि डेविड एक मेका है, लेकिन मोनिका उसे बताती है कि डेविड उसका दिया हुआ एक बेहतरीन गिफ्ट है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर डेविड उनको गुड बाय कहने के लिए आता है।
तभी हेनरी और मोनिका को कुछ स्मेल आती है और उन्हें एहसास हो जाता है कि डेविड ने मोनिका का महंगा परफ्यूम यूज किया है। मोनिका भागकर तुरंत अपने कमरे में जाती है और देखती है कि डेविड ने उसका परफ्यूम नीचे गिरा दिया है। थोड़ी देर बाद कमरे में डेविड आता है और मोनिका से पूछता है कि क्या वो किसी दिन मर जाएगी। मोनिका उसे बताती है कि हाँ, एक दिन वो मर जाएगी, लेकिन मोनिका नहीं चाहती थी कि डेविड अकेला रहे। इसलिए मोनिका डेविड को मार्टिन का टेडी नाम का एक पुराना रोबोटिक भालू देती है जो एक सुपर टॉय होता है और बात भी कर सकता है। मोनिका डेविड को उस भालू को इसलिए देती है ताकि जब वो लोग डेविड को अकेला छोड़कर कहीं बाहर जाएं तो वो उस भालू के साथ खेल सके। कुछ समय बाद मोनिका को एक कॉल आता है, लेकिन मोनिका के फ़ोन रिसीव करने से पहले डेविड फ़ोन को उठा लेता है और मोनिका को दिखाता है कि वो खुद को स्पीकर में बदलकर उसके फ़ोन से ऑडियो रिले कर सकता है। दरअसल हेनरी ने ही मोनिका को कॉल किया था, लेकिन डेविड के स्पीकर मोड के कारण उसे मोनिका की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। मोनिका डेविड से फ़ोन लेने के लिए काफ़ी कोशिश करती है और अंत में डेविड जब उसे फ़ोन देता है तो मोनिका को एक गुड न्यूज़ मिलती है। कुछ दिनों के बाद मोनिका मार्टिन के साथ घर आती है जो अपने सस्पेंडेड स्लीप से जाग गया होता है और अपनी दुर्लभ बीमारी से पूरी तरह से रिकवर हो चुका होता है। जैसे जैसे समय बीतता है मार्टिन डेविड के साथ एक खिलौने की तरह व्यवहार करने लगता है और उससे अपने खिलौनों को तोड़ने के लिए कहता है। मार्टिन डेविड के चेहरे पे हाथ फेरकर उससे पूछता है कि वो कैसे बना है, लेकिन डेविड उसे बताता है कि इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद मार्टिन डेविड से पूछता है कि तुम्हें सबसे पहली बात कौन सी याद है। फिर डेविड उसे बताता है कि एक बहुत बड़ा पंछी जिसके पंख नीचे के ऊपर वो चिपके हुए हैं। मार्टिन डेविड से उस पंछी को एक पेपर पर ड्रा करने के लिए कहता है, जिसके बाद डेविड उस पंछी को एक पेपर पर ड्रा करने लगता है। एक दिन दोपहर में मार्टिन ने मोनिका को उसे और डेविड को पिनोकियो की कहानी पढ़कर सुनाने के लिए कहा ताकि वो इस कहानी से डेविड को चिढ़ा सके, लेकिन डेविड एक कठपुतली की असली लड़के में बदलने की कहानी को सुनकर बहुत खुश होता है। इसके बाद जब वो सब लंच करने के लिए बैठते हैं तो मार्टिन खाते समय डेविड को चिढ़ाता है क्योंकि डेविड एक रोबोट होने की वजह से खाना नहीं खा सकता था। मोनिका और हेनरी जब डेविड को मार्टिन की तरह खाना खाते हुए देखते हैं तो वे दोनों बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि खाना खाने की वजह से डेविड टूट सकता था। मोनिका और हेनरी दोनों को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन मार्टिन और डेविड उनकी वार्निंग को अनदेखा करके खाना खाते रहते हैं। अंत में डेविड रुक जाता है और उसके चेहरे का एक हिस्सा नीचे की तरफ झुक जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद डेविड को रिपेयरिंग करने के लिए लेकर जाया जाता है, जहां मोनिका उसका हाथ पकड़े हुए रहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि रिपेयरिंग की वजह से डेविड को दर्द होगा। डेविड मोनिका को बताता है कि इससे उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, जिसे सुनकर मोनिका बहुत घबरा जाती है। अपनी माँ को डेविड के बारे में इतनी चिंता करते हुए देखकर मार्टिन को बहुत जलन होती है। इसलिए जब वो वापस घर पर आते हैं तो मार्टिन डेविड को बताता है कि अगर उसे अपनी माँ से और भी अधिक प्यार पाना है तो चुपके से उनके बाल को काट ले। पहले तो डेविड उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन मार्टिन के ज़्यादा जोर देने पर वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। और रात में जब मोनिका और हेनरी अपने बेडरूम में सो रहे होते हैं तो डेविड वहाँ मोनिका के बाल काटने के लिए कैंची लेकर जाता है। डेविड जैसे ही मोनिका का बाल काटता है तभी हेनरी की आँख खुल जाती है और वो डेविड के हाथ में कैंची को देखकर उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मोनिका हेनरी को उसे छोड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद मोनिका के कटे हुए बाल फर्श पे गिर जाते हैं, जिन्हें टेडी अपने पास रख लेता है। कुछ दिनों के बाद मोनिका और हेनरी मार्टिन के बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ हेनरी मोनिका से कहता है कि डेविड को हमें अपने साथ नहीं रखना चाहिए क्योंकि आगे चलकर वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। लेकिन मोनिका डेविड का बचाव करने के लिए हेनरी को बताती है कि वो एक बच्चा है और बच्चे अक्सर गलतियां करते रहते हैं। पार्टी के दौरान मार्टिन के दोस्त डेविड को तंग करते हैं और उसके सिंथेटिक की स्किन पर चाकू से कट लगाकर पता करते हैं कि उसे दर्द होता है या नहीं। चाकू को देखने के बाद डेविड का डिफेंस प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने बचाव के लिए मार्टिन के पीछे जाकर छुप जाता है क्योंकि वहाँ पर मार्टिन ही एकमात्र इंसान होता है जिसके साथ डेविड सेफ महसूस कर सकता था। डेविड मार्टिन को कसकर पकड़ लेता है और धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगता है। डेविड गलती से मार्टिन के साथ स्विमिंग पूल में गिर जाता है, जिससे मार्टिन पानी के अंदर डूबने लगता है क्योंकि डेविड ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वहाँ मौजूद सभी लोग जब मार्टिन को पूल के अंदर गिरते हुए देखते हैं तो वो उसे बचाने के लिए पानी के अंदर जाते हैं और मार्टिन को डेविड के हाथ से छुड़ाकर वापस पानी के बाहर ले आते हैं, जबकि डेविड पूल के अंदर से ही उन्हें देख रहा होता है। इस घटना के बाद मोनिका डेविड से सावधान हो जाती है, लेकिन जब वो अपने बारे में डेविड के लिखे हुए लेटर्स को देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उन लेटर्स में डेविड ने लिखा था कि वो मोनिका से कितना प्यार करता है और वो उससे कभी दूर नहीं जाना चाहता। मोनिका जब ये सब देखती है तो रोने लगती है और अंत में ये फैसला करती है कि उसके पास डेविड को छोड़ने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए मोनिका डेविड से कहती है कि वे दोनों टेडी के साथ एक ट्रिप पे जाने वाले हैं। डेविड जब ये सुनता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अपनी माँ के साथ टाइम बिताने का मौका मिलने वाला था। अगले दिन मोनिका डेविड को डिस्ट्रॉय करने के लिए टेडी के साथ अपने कार में रोती हुई साइबरट्रॉनिक्स की तरफ जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद मोनिका का मन बदल जाता है और वो कार को लेकर जंगल की तरफ जाती है। मोनिका एक जगह पे कार को रोक देती है जहाँ डेविड बिना किसी संदेह के पिकनिक मैट को बिछाने लगता है।
तभी मोनिका डेविड को रोकती है और उसे बताती है कि मैं यहाँ तुम्हें पिकनिक पर नहीं बल्कि हमेशा के लिए छोड़ने आई हूँ। डेविड जब ये सुनता है तो बहुत घबरा जाता है और मोनिका के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो मोनिका को अपने हर एक गलती के लिए माफ़ी मांगता है। डेविड मोनिका से पूछता है कि अगर वो भी पिनाकियो की तरह असली लड़का बन जाता है तो क्या उसे वापस फैमिली में एक्सेप्ट किया जा सकता है। मोनिका डेविड की कोई भी बात नहीं सुनती है और उसे कुछ पैसे देकर बताती है कि उसे किसी के हाथ नहीं लगना है, खास करके साइबरट्रॉनिक्स के। डेविड मोनिका को पकड़ लेता है और उसे वहां जाने से रोकने लगता है, लेकिन मोनिका डेविड को धक्का दे देती है और उससे माफ़ी मांग कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रूथ सिटी में जो नाम का एक मेका अपनी एक क्लाइंट के साथ रात बिताने से पहले उसे इमोशनली कंफर्ट कर रहा होता है और यही इस मेका का काम होता है। इसके बाद अपने अगले क्लाइंट से मिलने के लिए जो एक होटल में जाता है। होटल का मालिक जो से उसका ऑपरेटिंग लाइसेंस बैज मांगता है, क्योंकि फ्लैश शेयर के नाम से जाने जाने वाला एक एंटी रोबोट ग्रुप सिटी में आवारा मेकाओं की तलाश कर रहा था। जो होटल के मालिक को अपना बैज दिखाता है और क्लाइंट के रूम में जाने से पहले अपने बालों का कलर चेंज करता है। जो जब अपने क्लाइंट के रूम में पहुंच कर बिस्तर पर बैठता है तो बिस्तर को खून से गिरा देखकर चौंक जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी क्लाइंट मर चुकी है। ठीक उसी समय कमरे के अंदर एक आदमी आता है और वो ये कन्फर्म करता है कि उसी ने ही इस औरत को मारा है। जो अब ये समझ चुका था कि ये उसे फंसाने के लिए एक चाल है, इसलिए वो वहाँ से छुपने के लिए तुरंत एक गली में भाग जाता है। गली में पहुंचने के बाद जो अपने लाइसेंस बैज को एक ब्लेड की हेल्प से अपने बॉडी से निकाल देता है ताकि उसे ट्रैक न किया जा सके। उधर जंगल में डेविड अपने टेडी के साथ भटक रहा होता है और उससे कहता है कि वो पिनाकियो की कहानी की ब्लू फेरी को ढूंढना चाहता है, क्योंकि ब्लू फेरी उसे एक असली लड़की में बदल सकती है। तभी अचानक वहाँ पर एक गार्बेज ट्रक रोबोटों के स्क्रैप पार्ट को डंप करने के लिए आता है। दरअसल ये स्क्रैप पार्ट उन रोबोटों के होते हैं जिनको साइबरट्रॉनिक्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद वहाँ पर ढेर सारे अबॉन्डेड मेकाज अपने खराब हो चुके बॉडी पार्ट्स को चेंज करने के लिए स्क्रैप पार्ट में उन्हें ढूंढने के लिए आते हैं। डेविड जब ये सब देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। इसके बाद हम वहाँ पर जो को भी देखते हैं, जिसके पीछे से एक मून शेप का एयरक्राफ्ट आ रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एयरक्राफ्ट फ्लैश शेयर ग्रुप का है, जिसे देखते सभी मेकाज वहाँ से तुरंत भागने लगते हैं ताकि वे पकड़े न जाएं। ये ग्रुप अपने एंटी रोबोट कैंपेन को प्रूव करने के लिए मेकाओ को किडनैप करते थे और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते थे। ये लोग मेकाओ का पीछा करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट पे एक स्कैन का यूज करते थे, लेकिन उनमें से एक ग्रुप बाइक से जंगल में मेकाओ को ढूंढने के लिए एक छोटे से टाउन के अंदर जाते हैं और कुछ मेकाओ के ऊपर मैग्नेटिक डिस्क से फायरिंग करके उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन डेविड और टेरी किसी तरह उनसे बचकर एक एबेंडोन कार्टेज के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर वे नैनी नाम के एक मेका से मिलते हैं। नैनी उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक ऑफर देती है, लेकिन तभी दुर्भाग्य से बाइक वालों को वो कॉटेज मिल जाता है और वो लोग कॉटेज की दीवार को तोड़कर उन्हें पकड़ लेते हैं। उधर एयरक्राफ्ट भी जो को पकड़कर एक पिंजरे में डाल देता है और एयरक्राफ्ट के अंदर उठा लेता है। इसके बाद वो लोग डेविड के साथ कुछ और भी रोबोट को एक जाल से एयरक्राफ्ट में खींचने लगते हैं, जहां जाल के बाहर टेडी डेविड को पकड़े हुए होता है। डेविड टेडी को पकड़े रहने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन टेडी उसके हाथ से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद टेडी खुद को संभालता है और इस एयरक्राफ्ट का पीछा करने लगता है। इसके बाद एयरक्राफ्ट सभी रोबोट्स को फ्लैश फेयर शो में लेकर जाता है, जहां सभी रोबोट्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय किया जाने वाला था। वहां पर डेविड को ढूंढने के लिए जैसे ही टेडी पहुंचता है तभी उस शो का एक एम्प्लॉय उसे पकड़ लेता है और उसे लास्ट एंड फाउंड बॉक्स में फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद सभी एबेंडोन मेकाज को तोपों के अंदर डालकर उन्हें आग में झोंककर डिस्ट्रॉय किया जाने लगता है, जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद भीड़ बहुत खुश होती है। डेविड जब ये सब देखता है तो बहुत डर जाता है और जो का हाथ पकड़ लेता है। इसी बीच टेडी लास्ट एंड फाउंड बॉक्स से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और पिंजरे में कैद डेविड के पास पहुंचता है। उसी समय एक छोटी लड़की टेडी को उठा लेती है और डेविड को देखने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डेविड एक असली लड़का है। फिर वो लड़की अपने पिता के पास जाती है, जो उस शो के प्रोग्रामरों में से एक होता है। जब लड़की अपने पिता को बताती है कि उन मेकाओं में एक लड़का भी है, तो ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है। उधर पिंजरे में अन्य मेकाओं से डेविड को पता चलता है कि इंसान अपनी सुपीरियरिटी बनाए रखने के लिए उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसके बाद छोटी लड़की अपने पिता के साथ डेविड के पास आती है और उसका पिता एक पोर्टेबल एक्सरे का यूज करके पता करता है कि डेविड वास्तव में एक असली लड़का है या फिर रोबोट है। लड़की के पिता को जब पता चलता है कि डेविड एक रोबोट है तो वो उसके एडवांस सिस्टम को देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन उस शो का शो रनर डेविड को सभी रोबोटों की तरह डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन लड़की का पिता बताता है कि डेविड बहुत ही कीमती है, इसलिए उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसके बाद शो रनर और लड़की के पिता के बीच बहस शुरू हो जाती है और डेविड शो के दौरान नैनी मेका को एसिड से जलते हुए देखता है। इसके बाद शो रनर डेविड को भी शो में लेकर जाने लगता है, लेकिन डेविड ने सेफ्टी के लिए जो का हाथ पकड़ रखा था, इसलिए जो भी डेविड के साथ एसिड ट्रैप गेम में चला जाता है। शो रनर डेविड को भीड़ के सामने प्रेजेंट करता है और बताता है कि इस मेका बच्चा की वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन का इंसल्ट हुआ है।
हालांकि भीड़ चुप हो जाती है क्योंकि उन्होंने शो में कभी भी बच्चे को नहीं देखा था। थोड़ी देर के बाद डेविड के कंधे पर एसिड की कुछ बूंदें गिरती हैं, जिससे डेविड डर के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। डेविड के चीखने चिल्लाने से भीड़ को यकीन हो जाता है कि वो एक असली बच्चा है, जिसके बाद वे सभी इतने भयभीत हो जाते हैं कि वे शो रनर पर चीजें फेंक कर हमला करने लगते हैं। वहाँ पर हालात बिगड़ने से पहले ही लड़की के पिता गार्ड को डेविड और जो को आज़ाद करने का आर्डर दे देता है, जिससे डेविड और जो सुरक्षित रूप से भागने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें हॉबी का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ डेविड के बड़े होने की विभिन्न तस्वीरें होती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हॉबी ने अपने मरे हुए बेटे के नाम पर डेविड को डिजाइन किया था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक टीम हॉबी को रिपोर्ट करने के लिए आती है कि डेविड को फ्लैश फेयर में देखा गया था, लेकिन अब वो ठीक है। दूसरी तरफ जंगल में डेविड और टेडी जब मून को देखते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये फ्लैश फेयर का एयरक्राफ्ट है। अब वे लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं और डेविड जो से ब्लू फेरी को ढूंढने के लिए अपने विश को शेयर करता है। डेविड की बात सुनने के बाद जो उसे बताता है कि अधिकांश महिलाएं रूस सिटी में पाई जाती हैं, इसलिए उन्हें ब्लू फेरी को ढूंढने के लिए एक साथ वहाँ पर जाना होगा। अब रूस सिटी जाने के लिए उन्हें सबसे पहले एक सवारी की जरूरत होती है, इसलिए जो एक टीनेजर ग्रुप को ढूंढता है और उनके पास जाकर लिफ्ट पाने के लिए एक होलोग्राम पेन की हेल्प से उन्हें मैनिपुलेट करता है, जो उन लड़कों से प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें मेका वुमन प्रोवाइड करवा सकता है। जिसके बाद वो लड़के इन्हें अपनी कार से लिफ्ट देने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद जब वे एक बार रूस सिटी में पहुंच जाते हैं तो जो डेविड को सिटी का टूर करवाता है और उसे फ्लैशिंग लाइट्स और अजीब आकार की बिल्डिंग के बारे में बताता है। डेविड वहाँ एक एंजल की स्टैचू को देखकर बहुत फैसिनेट हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये ब्लू फेरी है। इसके बाद डेविड चर्च के अंदर जाने लगता है, लेकिन जो उसे रोक देता है। वहाँ से जाने के बाद जो डेविड को लेकर डॉक्टर नो के पास जाता है। डॉक्टर नो एक प्रोग्राम होता है जो ऑल नोइंग इंसाइक्लोपीडिया के रूप में काम करता था। मोनिका के दिए हुए पैसों का इस्तेमाल करके वे दोनों डॉक्टर नो से जान पाते हैं कि ब्लू फेरी दुनिया के एंड में मौजूद है। जो जब ये सुनता है तो वो डेविड को बताता है कि दुनिया के एंड पर जाने वाले मेकाज कभी भी वापस लौट कर नहीं आते हैं, और वो डेविड को समझाने की कोशिश करता है कि इंसान रोबोटों से नफरत करते हैं। लेकिन डेविड जो को बताता है कि एक बार जब वो असली लड़का बन जाएगा तो मोनिका उससे प्यार करेगी। जो डेविड को बताता है कि इंसान कभी भी मेका से प्यार नहीं कर सकता है, जिसे सुनकर डेविड को उसके बात पर भरोसा नहीं होता है और वो जो के ऊपर गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है। इसके बाद जब वे नो के स्टोर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस उन्हें ढूंढ लेती है और जो को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो ने ही होटल में उस महिला की हत्या की थी। उधर डेविड एक हेलीकॉप्टर के ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर देता है, लेकिन डेविड को हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता था, जिससे हेलीकॉप्टर इधर उधर उड़ने लगता है और वहाँ पर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। इस भागदौड़ का फायदा उठाकर जो डेविड के साथ हेलीकॉप्टर में आ जाता है और हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करके वहाँ से भाग जाता है। कुछ घंटों के बाद वे दोनों एक बेस्ट लैंड पहुंचते हैं, जो पहले मैनहट्टन हुआ करता था और जिसे द पैलेस वेल लैंड्स द्वीप भी कहा जाता था। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाने के बाद सिटी के बचे हुए हिस्से खंडार और पानी में डूबे हुए होते हैं। डेविड को वहाँ पर शेर की मूर्तियों का एक ग्रुप दिखाई देता है, जिनके मुंह से पानी गिर रहा होता है। डेविड जब ये देखता है तो उसे जो के बताए हुए कोर्स की याद आ जाती है और वो इसे एक साइन के रूप में मानकर हेलीकॉप्टर को शेरों के बगल वाली बिल्डिंग में लैंड करवा देता है। इसके बाद डेविड और जो प्रोफेसर हॉबी को ढूंढने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जहां डेविड को एक दरवाजे पर फेरी टेल कोड लिखा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वे दोनों वहां से अंदर की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें कुर्सी पर बैठा हुआ एक लड़का दिखाई देता है। जब वो लड़का पलटता है तो डेविड उसे देखकर एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि वो लड़का बिल्कुल डेविड के जैसा ही दिख रहा होता है। वो लड़का डेविड को देखकर मुस्कुराता है और उससे कहता है कि वो असली डेविड है। डेविड जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लड़का उसकी जगह ले लेगा। इसलिए डेविड गुस्से से एक लैंप से उस लड़की का फेस तोड़ देता है। लड़की का फेस टूटने के बाद हमें पता चलता है कि वो भी एक मेका है। जो जब ये सब देखता है तो बहुत घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। जो कि जाने के बाद डेविड जोर से चिल्लाता है कि वो स्पेशल और यूनिक है और उसके जैसा कोई भी दूसरा नहीं हो सकता। ठीक उसी समय प्रोफेसर हॉबी डेविड को रोकने के लिए वहाँ पर आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम एक असली लड़के हो, और ये दावा करते हैं कि वो उसकी अपनी ब्लू फेरी है। दरअसल ब्लू फेरी को खोजने में डॉक्टर नो के क्लू स्पष्ट रूप से डेविड को प्रोफेसर हॉबी तक ले जाने के लिए बनाए गए थे, और ये जर्नी भी डेविड के मोटिवेशन को टेस्ट करने के लिए था, जिससे पता चल सके कि डेविड अपने सपने का पीछा करने के लिए पर्याप्त मजबूत है या नहीं, जो दूसरे मेका नहीं कर सकते थे। इसके बाद प्रोफेसर हॉबी अपनी टीम को इकट्ठा करने के लिए ऑफिस से बाहर चला जाता है। प्रोफेसर हॉबी के जाने के बाद डेविड एक दूसरे कमरे में जाता है, जहाँ उसके जैसे दिखने वाले कई मेकाज होते हैं। डेविड एक विंडो के पास में जाता है और उसी बर्ड को देखता है जिसे वो अपने फर्स्ट मेमोरी के रूप में याद करता था। दरअसल वो बर्ड ऑफिस के बाहर लगी हुई एक मूर्ति की परछाई होती है। वहाँ कमरे में बड़े पैमाने पर डेविड और उसकी फीमेल काउंटर पार्ट को बेचने के लिए कई बॉक्सेस रखे होते हैं, जिन्हें देखकर डेविड समझ जाता है कि वो बिल्कुल भी यूनिक नहीं है। इसलिए वो बिल्डिंग के बाहर आकर पानी में छलांग लगा देता है और जो उसे हेलीकॉप्टर से पानी में कूदते हुए देख लेता है।
नीचे पानी की सतह पर पहुंचने के बाद डेविड को कोई चीज दिखाई देती है, लेकिन तभी जो उसे ढूंढ लेता है और हेलीकॉप्टर के एक्सटेंडेड आर्म को यूज करके उसे वापस पानी के बाहर खींच लेता है। डेविड जैसे ही पानी के बाहर आता है तो वो जो को बताता है कि उसने पानी के अंदर ब्लू फेरी को देखा है। इससे पहले वो कुछ सोच पाते हैं तभी अचानक उनके ऊपर मंडरा रहा एक पुलिस हेलीकॉप्टर जो को मैग्नेटाइज करके ऊपर खींचने लगता है। जो डेविड को गुड बाय करता है और बताता है कि जब वो एक असली लड़के में बदलकर बड़ा हो जाए तो वो औरतों को अपनी कहानी सुनाए। जो वहाँ से जाने से पहले हेलीकॉप्टर का सबमरीन मोड एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद डेविड टेडी के साथ ब्लू फेरी को ढूंढने के लिए समुद्र के नीचे एक अबॉन्डेड कार्निवल में जाता है। वे लोग फेरी टेल्स को रिप्रेजेंट करने वाले सभी अट्रैक्शन को देखते हैं और अंत में पिनाकियो को ढूंढ लेते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें ब्लू फेरी का स्टेचू भी मिल जाता है, लेकिन ठीक उसी समय फेरिस व्हील टूट कर उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर गिर जाता है। इससे डेविड और टेडी हेलीकॉप्टर के अंदर ही फंस जाते हैं। हालांकि डेविड को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो ब्लू फेरी को देखते हुए उसे एक असली लड़का बनने की विश करता है, लेकिन फेरी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। डेविड फेरी से बात तब तक करता रहता है जब तक कि उसकी पावर पूरी तरह से ऑफ नहीं हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजर जाता है और 2000 साल बीत जाते हैं। पूरी दुनिया बर्फ से ढक जाती है और इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। एक दिन एलियंस एक एयरक्राफ्ट से मैनहट्टन आते हैं और बर्फ के नीचे जमे हेलीकॉप्टर में डेविड और टेडी को ढूंढ लेते हैं। एलियंस जैसे ही डेविड को रीएक्टिवेट करते हैं तो वो हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर सबसे पहले ब्लू फेरी की स्टेचू के पास जाता है। एलियंस पास में ही खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। तभी डेविड जैसे ही ब्लू फेरी को टच करता है तो डेविड के सामने ही टूटकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद एलियंस प्लानेट को बेहतर तरीके से समझने के लिए डेविड की मेमोरी को स्कैन करने लगते हैं। तभी अचानक डेविड खुद को मोनिका के घर में टेबल पर बैठा हुआ देखता है। घर बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा होता है, इसलिए डेविड मोनिका को ढूंढने के लिए उसे पुकारता है। लेकिन जैसे ही डेविड को किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वो समझ जाता है कि यह मोनिका की आवाज़ नहीं है। डेविड वहाँ पर ब्लू फेरी को देखता है जो जिंदा होती है और डेविड से बात करती है। डेविड जब ये देखता है तो बहुत चकित हो जाता है और ब्लू फेरी से कहता है कि वो उसे असली लड़के में बदल दे। ब्लू फेरी डेविड को बताती है कि वो उसे असली लड़के में नहीं बदल सकती। दरअसल एलियंस ब्लू फेरी के माध्यम से डेविड से बात कर रहे थे। एलियंस डेविड को बताते हैं कि मोनिका जिंदा नहीं है और उसके अवशेष न होने के कारण उसे फिर से रिवाइव भी नहीं कर सकते। डेविड जब ये सुनता है तो वो दुखी हो जाता है। तभी टेडी डेविड के पास आता है और उसे मोनिका के बाल देता है जिसे डेविड ने काटे थे। दरअसल डेविड ने जब मोनिका के बाल को काटा था तो टेडी ने उसे अपने पास रख लिया था। इसका मतलब कि अब एलियंस मोनिका को जिंदा कर सकते थे। इसके बाद डेविड अपने पुराने बेडरूम में जाकर अपने दोस्त जो को याद करता है और टेडी खुद को रिपेयर कर रहा होता है। उसी समय दरवाजे पे उन्हें एक फिगर दिखाई देती है जिसे देखकर उन्हें लगता है कि वो मोनिका है, लेकिन वास्तव में वो एक एलियन होता है जो ये कबूल करता है कि उसे इंसानों से बहुत लगाव है। वो डेविड को बताता है कि मानवता को वापस लाने के लिए ऑर्गेनिक ट्रेसेस का यूज करके वो लोग क्लोन बनाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक उनके सभी प्रयास विफल रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए क्लोन केवल एक ही दिन तक जिंदा रहते हैं। वो बताता है कि ऐसा तब भी होगा जब वो मोनिका का क्लोन बनाएंगे। डेविड को अभी भी उम्मीद होती है कि मोनिका उसकी ही तरह से खास होगी और हमेशा के लिए जिंदा रहेगी, जैसा कि उसके हेलीकॉप्टर में फंसने के दौरान हुआ था। इसके बाद डेविड मोनिका को ढूंढने के लिए उसके बेडरूम में जाता है जहां मोनिका की क्लोन सो रही होती है। डेविड मोनिका के चेहरे से बाल को हटाता है और रोने लगता है, जिसके बाद मोनिका की आंख खुल जाती है। अब इस एक दिन के लिए मोनिका और डेविड एक साथ कुछ समय बिताते हैं और डेविड उसे खुशी खुशी अपने जर्नी की पेंटिंग को दिखाता है। वे लोग लुका छिपी खेलते हैं और डेविड का जन्मदिन भी मनाते हैं। इसके बाद जब शाम हो जाती है तो डेविड मोनिका को बिस्तर पर लिटा देती है, लेकिन उसे इस बात का डर होता है कि मोनिका अब दोबारा नहीं उठेगी। अचानक मोनिका डेविड से कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, जिसे सुनकर डेविड खुशी से मुस्कुराता है और मोनिका के बगल में सो जाता है। और इस तरह से इस मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।